हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम हमारा आगे का पार्ट चालू करेंगे डिस्कशन में। हमारा जो डिस्कशन आज से रहेगा दैट विल बी रिलेटेड टू नॉन मेटल्स। टॉपिक लिखना है सबको नॉन मेटल्स। सबसे पहले तो डेफिनेशन देखेंगे हम नॉन मेटल्स की। ऐसे एक जनरलाइज डेफिनेशन कोई नॉन मेटल की नहीं है, बट एक जनरली जो अलग अलग किताबों में नॉन मेटल की डेफिनेशन दी हुई है वो हम देखेंगे। व्हाट आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। हम ऐसे सबसे पहला पॉइंट बोलेंगे, नॉन metals are those that are bad conductor of heat and electricity. अपन ऐसा बोल सकते हैं, नॉन मेटल्स आर दोज दैट आर bad conductors of heat and electricity. फिर उसके बाद में and they are brittle and they are brittle and non-lustrous, ठीक है, इसमें कोई चमक नहीं होती ऐसा वाला। तो व्हाट आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का एक जनरल डेफिनेशन ऐसा बोला जाता, नॉन मेटल्स आर दोज दैट आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर ब्रिटल एंड नॉन लस्टरस। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे पास में जो ब्रिटल है मतलब जिसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। जनरली ब्रिटल सब्सटेंस में अपन ऐसा बोले कि हैमरिंग पे, मतलब आपने क्या करे, हथौड़ा लिया, हथौड़े से उसको अगर मारे तो उसका चूरा चूरा हो जाएगा, उसको हम ब्रिटल बोलते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो हैमरिंग बेर ना कर सके, हैमरिंग जैसे अपने किए तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड नॉन मेटल, ठीक है, या सॉरी दैट विल बी कॉल्ड एज ब्रिटल। तो व्हाट आर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर दोज दैट आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर ब्रिटल एंड नॉन लस्टरस ये ब्रिटल और नॉन लस्टरस है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। तो हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स आर दोज दैट आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर ब्रिटल एंड नॉन लस्टरस। ये जनरल डेफिनेशन है। अब हम इसको केमिकल बेसिस पे या इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड जो तरीका है और करके हम उसका डेफिनेशन ऐसा लिखेंगे, नॉन मेटल्स आर दो स्पेसीज, नॉन मेटल्स आर दो स्पेसीज आर दोज which gain electron and are electronegative in nature, electronegative in nature। क्या रहेगा दूसरा डेफिनेशन हमारा नॉन मेटल्स का, नॉन मेटल्स आर दोज विच गेन इलेक्ट्रॉन एंड आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। मैंने इसके पहले आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव का डेफिनेशन बताया। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसमें टेंडेंसी जो इलेक्ट्रॉन को खुद के पास खींचे, जो किसी इलेक्ट्रॉन को खुद के पास खींचता है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलेंगे। तो नॉन मेटल्स आर दोज विच गेन इलेक्ट्रॉन एंड आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। एक्चुअल में क्या है कि आपका जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसी के लिए वो इलेक्ट्रॉन को खुद के पास खींचता है, ठीक है। तो ये जनरल से हमारा इंट्रोडक्शन पॉइंट रिलेटेड टू नॉन मेटल्स। तो व्हाट आर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर दोज दैट आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर ब्रिटल एंड नॉन लस्टरस। और करके दूसरा डेफिनेशन, नॉन मेटल्स आर दोज विच गेन इलेक्ट्रॉन एंड आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब इसके आगे का पॉइंट देखेंगे हम। इसमें हमारे को आज फिजिकल प्रॉपर्टी देखना है, फिजिकल प्रॉपर्टी फॉर नॉन मेटल्स। चलो टॉपिक लिखना है आपको, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल बहुत इजी है, आपका जो डेफिनेशन है उसमें ही बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी इंक्लूड हो जाती है। एक्चुअल में जो भी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल के लिए देखे थे, मेटल के लिए हमने जो फिजिकल प्रॉपर्टी देखे थे वही पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे को अपोजिट वे में नॉन मेटल्स में दिखनी है। मोस्ट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ मेटल्स। मेटल्स में जो फिजिकल प्रॉपर्टी देखे थे हमने, उसकी अपोजिट फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे को नॉन मेटल्स में देखने मिलेगी। अब नॉन मेटल में सबसे पहले हम जो बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में, दैट इज रिलेटेड टू स्टेट, ठीक है। तो स्टेट ऑफ नॉन मेटल, स्टेट मतलब क्या रहता कि इसका फिजिकल स्टेट क्या है,
whether non-metals are solids, liquids और are in gaseous state. तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, नॉन मेटल की क्वांटिटी टोटल 118 एलिमेंट में से बहुत कम है. देयर आर वेरी लेस अमाउंट ऑफ नॉन मेटल्स प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल. अधिकतर सब मेटल्स है, बहुत कम पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे जो नॉन मेटल्स रहेंगे. ठीक है, अब इसके स्टेट हमारे को बोलना है. हम ऐसा बोलेंगे नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन all three forms of state of matter. सबसे पहले हम उसके मैटर के यानी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कम क्वांटिटी में है, फिर भी ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करते हैं. नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. सबसे पहले हम बोलेंगे दैट इज सॉलिड, फिर उसके बाद में दूसरा जो रहेगा दैट इज लिक्विड, और तीसरा जो रहेगा दैट इज यू कैन कंसिडर गैस. सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारा नॉन मेटल. तो नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री फॉर्म्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस. सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी और गैसियस फॉर्म में भी प्रेजेंट है. अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे को समझना है वो कि सॉलिड के कौन कौन से एग्जाम्पल है. तो व्हाट आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स दैट आर सॉलिड इन स्टेट. नॉन मेटल बोल रहे हैं हम जो सॉलिड स्टेट में है. सबसे इम्पोर्टेंट नॉन मेटल जो सॉलिड स्टेट में वो है कार्बन. ठीक है, कार्बन से ही पूरी बॉडी बनी हुई है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री का, जिसमें हम कार्बन की पढ़ाई करते. आप वर्ल्ड में जितने भी कंपाउंड देखेंगे केमिस्ट्री में, तो आप ऐसा देखेंगे कि 95% ऑफ कंपाउंड्स विल बी ऑर्गेनिक एंड दे विल कंटेन कार्बन, और बचे हुए 5% जो कंपाउंड है वो इनऑर्गेनिक रहेंगे. कार्बन की केमिस्ट्री बहुत बड़ी है, इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की, जिसके बेसिस पे ये बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है. हम बोलेंगे कि सॉलिड में कार्बन एक एग्जाम्पल है. कार्बन का एलोट्रॉप जैसे कि ग्राफाइट है, फिर डायमंड है, ये भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. फिर उसके बाद में हम सिलिकॉन भी कंसिडर कर सकते. सिलिकॉन इज अ नॉन मेटल एंड दिस सिलिकॉन ऑल्सो एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. सिलिकॉन के बारे में सुने होंगे अपने, सिलिकॉन वैली वगैरह. पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है वो सिलिकॉन के बेसिस पे चलती है. सिलिकॉन इज अ पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस. मतलब जितने भी आपके सेमीकंडक्टर्स है, जिसमें यानी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, बेसिकली सेलफोन हो, मोबाइल, सेलफोन, देन लैपटॉप वगैरह वगैरह, जिसमें पावर प्रोड्यूस करना आपको जब पड़ता है तो उसमें सिलिकॉन की चिप होती है. एंड सिलिकॉन इज द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री. इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का बेसिस है सिलिकॉन. ठीक है, और जो कंट्री में ज़्यादा सिलिकॉन वगैरह पाया जाता तो इसकी वैली भी सिलिकॉन वैली. आपको ढूंढना है इंडिया की सिलिकॉन वैली कौन है और वर्ल्ड में सिलिकॉन वैली कहाँ है, उसको सिलिकॉन वैली क्यों बोला जाता है, वो भी पॉइंट आपको देखना है. ठीक है, ये एक आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ढूंढ के रखो. तो नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री फॉर्म्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. पहला प्रॉपर्टी हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में. सॉलिड के एग्जांपल में आप बोल सकते कार्बन, फिर उसके बाद में दूसरा कंसिडर कर सकते हैं सिलिकॉन, फिर उसके बाद में आप इसमें फॉस्फोरस भी कंसिडर कर सकते हैं, फॉस्फोरस. फिर फॉस्फोरस के बाद में यू कैन ऑल्सो कंसिडर सल्फर. सल्फर इज प्रेजेंट इन ऑनियन, गार्लिक वगैरह अलग अलग जगह में. बहुत सारे फ्रूट्स बोल रहा हूँ सॉरी, जो डेली लाइफ में हम कंज्यूम करते हैं उसमें सल्फर प्रेजेंट होता है. ठीक है, अभी डिस्कस ना करते हुए ज़्यादा हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे. हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सल्फर के रिलेटेड याद रखो. सल्फर जो है ये रबर को हार्ड करने में यूज़ होता है. आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, नेम अ नॉन मेटल विच इज़ यूज्ड फॉर हार्डनिंग ऑफ रबर. रबर हार्डनिंग में यूज होने वाला नॉन मेटल कौन सा, तो आपका आंसर रहेगा सल्फर. सल्फर इज द नॉन मेटल विच इज यूज फॉर हार्डनिंग ऑफ रबर. और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप रबर को हार्ड करते हो, दैट इज कॉल्ड एज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर. उसको हम वल्कनाइजेशन ऑफ रबर बोलते हैं. वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ रबर इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन ऑफ रबर. क्या बोला जाता है, वल्कनाइजेशन. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है सब.
तो नॉन मेटल्स में सॉलिड में कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। सल्फर जो रहेगा इट इज़ यूज फॉर हार्डनिंग ऑफ रबर, और वो प्रोसेस को वल्कनाइजेशन ऑफ रबर बोला जाता है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर भी समझना है हमारे को, उसका सल्फर का स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है। सॉलिड के बाद में हम सपोज कंसिडर करेंगे लिक्विड। लिक्विड में हम कंसिडर करेंगे ब्रोमीन। नॉन मेटल विच इज़ गोइंग टू एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म इज ब्रोमीन, और ये जो ब्रोमीन है इसका कलर होता है ब्राउन, इट हैज़ ब्राउन कलर। ब्रोमीन का जो कलर है दैट इज़ ब्राउन कलर। फिर उसके बाद में हम कंसिडर करेंगे गैस। गैस में देखो बहुत सारे गैसेस है, जैसे कि नोबल गैस। नोबल गैस मतलब हीलियम। नोबल गैसेस मतलब जो रिएक्ट नहीं करेंगे, 18 ग्रुप ऑफ प्यूरिडिटी, हीलियम, आर्गॉन, नियॉन, ज़ेनॉन, क्रिप्टॉन वगैरह वगैरह। फिर और एक इम्पोर्टेंट जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ये जो सब है दीज आर ऑल गैशियस नॉन मेटल्स। ठीक है, तो नॉन मेटल्स के लिस्ट में हमारा क्या क्या आएगा? कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर विच इज सॉलिड इन स्टेट, ब्रोमीन इज लिक्विड इन स्टेट, देन गैस में नोबल गैसेस लाइक हीलियम, आर्गॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गए इसके स्टेट। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आता, क्वेश्चन लिख लो, मतलब कहीं भी आप क्वेश्चन बाद में भी लिख सकते हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट या नोट लिख के रखो। नोट में लिखो हाइड्रोजन इज द ओनली नॉन मेटल, सॉरी अपन ऐसा बोलेंगे, हाइड्रोजन इज द नॉन मेटल विच बिहेव्स लाइक दैट ऑफ मेटल, इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, एज वेल एज इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन जो ये नॉन मेटल है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है नॉर्मली इट डोनेट्स एज वेल एज गेन्स इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चन देखे थे, क्या क्वेश्चन देखे थे कि हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में क्यों प्लेस्ड है, तो हमने बोले थे कि हाइड्रोजन में टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता। ठीक है, अब एक्चुअल में हाइड्रोजन जो ये गैस है, H2 मतलब डाइहाइड्रोजन रहता, ये गैस को हम ऐसा बोलेंगे कि ये एक ऐसी गैस है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करती है और गेन भी करती है। ठीक है, इतना पॉइंट लिख के रखो, इट गेन्स एज वेल एज डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। ये स्टेट के बारे में हो गया। फिर इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता, व्हाट आर स्ट्रक्चर्स ऑफ फास्फोरस और सल्फर। फास्फोरस और सल्फर के स्ट्रक्चर आपको पूछे जा सकते हैं, तो मैं आपको स्ट्रक्चर्स बता देता हूँ फास्फोरस और सल्फर के। ठीक है, ये पहला फिजिकल प्रॉपर्टी शुरू है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रक्चर कंसिडर कर लेते। सल्फर जो रहता इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ रोम्बिक सल्फर, उसके अलग अलग एलेट्रॉप है। वैसे बेसिकली देयर आर वेरियस एलेट्रॉप्स ऑफ सल्फर। ठीक है, एलेट्रॉप बहुत अलग अलग है, किसी को शायद एलेट्रॉप नहीं पता होगा, तो जिनको एलेट्रॉप नहीं पता उन्होंने एलेट्रॉप का डेफिनेशन लिख देना। एलेट्रॉप, द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म इज कॉल्ड एलेट्रॉपी। ठीक है, एलेट्रॉपी और एलेट्रॉप्स कह रहे हैं। एलेट्रॉपी का डेफिनेशन, एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म इज कॉल्ड एलेट्रॉप। कह रहे हैं एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म इज कॉल्ड as allotropy, and various forms are called allotropes। ठीक है, उसको allotropes बोला जाता है। एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म इज कॉल्ड एज एलेट्रॉपी एंड वेरियस फॉर्म्स आर कॉल्ड एलेट्रॉप्स। इसमें हम क्या कंसिडर करेंगे? एग्जाम्पल जैसे कार्बन का है ग्राफाइट, एक एलेट्रॉप है, फिर डायमंड भी एक एलेट्रॉप है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट एलेट्रॉप के रिलेटेड लिख के रखो। हमारे को सल्फर और फास्फोरस के स्ट्रक्चर देखने हैं, इम्पोर्टेंट है। वैसे बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर है फास्फोरस के, मैं आपको वाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ और रोम्बिक सल्फर का स्ट्रक्चर बताऊँगा, वो इतना लिख लिए जल्दी से। ठीक है, चलो अब स्ट्रक्चर निकालते। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने लायक, मतलब सीधा सा पॉइंट है कि आप कोई भी फील्ड में जाएंगे केमिस्ट्री के रिलेटेड
तो डिस्क्रिप्शन में आपको कमी नहीं मिलेंगी, यू विल गेट मेनी डिस्क्रिप्शंस। सबसे पहला हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वाइट फॉस्फोरस। अलग अलग फॉस्फोरस के अलग अलग टाइप है, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, 3 अलग टाइप है उसके, वाइट, रेड और ब्लैक। मैं आपको वाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर बता रहा। वाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। आपको क्या करना है, फॉस्फोरस ये ऐसा एक नीचे एक ट्रायंगल निकालना है, ठीक है, और ये सबको जोड़ देना है। तो इसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरस। क्या किया मैंने, फिर से एक बार बता था, ठीक है। इसको निकालेंगे कैसे, ड्रॉ ट्रायंगल, स्लांट ट्रायंगल निकालना है ऐसा, ठीक है। ये सपोज ये जो है सब फॉस्फोरस के एटम्स है और इधर एक एटम निकाल देना, सबको ज्वाइन कर दो, यू विल गेट स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरस। इसको हम P4 यूनिट बोलेंगे, P4 फॉस्फोरस। ये सपोज फॉस्फोरस, दिस इज फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरस P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो फॉस्फोरस को जनरली हम P4 यूनिट में लिखते हैं, टेट्राहेड्रल बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल फॉर्म में फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ वाइट फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस का अलग स्ट्रक्चर आएगा, बट हमारे को सिर्फ इतना ही डिस्कस करना है, 12th में सब डिटेल में आएगा आपको। वाइट फॉस्फोरस के बाद नेक्स्ट वाला जो है, वाइट फॉस्फोरस के बाद में नेक्स्ट वाला जो फॉस्फोरस नेक्स्ट वाला जो देखना है हमारे को, दैट इज रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर का स्ट्रक्चर, रोम्बिक सल्फर जो है उसका फार्मूला होता है S8। तो व्हाट इज फार्मूला फॉर रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर का फार्मूला S8 है, 8 एटम रहने चाहिए। और ये दिखता कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसे निकालना है, ये एक एटम, देन उसके बाद एक एटम, ऊपर एक एटम, इधर एक एटम, टोटल 5 एटम ऐसे। फिर उसके बाद में नीचे एक एटम, ऊपर एक एटम, इधर एक एटम, और ऐसा इसको ज्वाइन कर देना है। ये सल्फर, दिस इज सल्फर, 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 सल्फर एंड सल्फर। टोटल यहाँ पे 8 एटम, इसको हम रोम्बिक सल्फर बोलते हैं, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे तो ये ताज के जैसा दिखता है, क्राउन के जैसा। ये रोम्बिक सल्फर या ऑर्थोरोम्बिक सल्फर भी बोला जाता है, और इसका दूसरा नाम क्राउन सल्फर है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्राउन सल्फर, इसको क्राउन सल्फर भी बोला जाता है, ठीक है। टोटल है 8 सल्फर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 सल्फर है इसमें, क्राउन सल्फर इसको बोला जाएगा। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर जल्दी से निकाल लेना है आपने, तो ये क्राउन शेप बनाना है आपको। यू नीड टू क्रिएट अ क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर मालूम रहना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे बहुत अलग अलग टाइप है वैसे सल्फर के, बट आपको सिर्फ रोम्बिक सल्फर पता रहना चाहिए। हुआ इतना? चलो अब आगे का पॉइंट देखते हैं। हमारा पहला पार्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी, उसमें हमने ये लिख ली कि स्टेट क्या है। स्टेट में हम बोलेंगे कि स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हम बोलेंगे कि नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब जो सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी, सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज रिलेटेड टू अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब कि आपका जो नॉन मेटल है दिखेगा कैसे। अब हमने बोले थे मेटल्स में चमक होती है, नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती, तो हम इसको ऐसा लिख देंगे, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस मतलब इनमें कोई शाइन नहीं होती, डू नॉट हैव शाइन, दैट इज दे डू नॉट हैव शाइन, इनमें कोई शाइन नहीं होती, दे डू नॉट हैव शाइन, ठीक है। अपीयरेंस में बोलेंगे कि नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, दे डू नॉट हैव शाइन, इनमें कोई शाइन नहीं होती है। अब कोई एक्सेप्शनल केस है क्या? यस, एक्सेप्शनल केस बिल्कुल है इसका। एक्सेप्शनल केस में हम ऐसा बोलेंगे कि नॉन मेटल जो है कार्बन का जो एलोट्रॉप है, ठीक है, कार्बन का एलोट्रॉप है डायमंड इज शाइनी, मतलब उसमें डेफिनेटली चमक होती है। देन यू कैन ऑल्सो कंसिडर आयोडीन में भी चमक होती है, तो हम 2 वाले कंसिडर करेंगे। आयोडीन विच इज़ अ नॉन मेटल, उसमें लस्टर होता है, प्लस एलेक्ट्रॉप भी कंसिडर कर सकते हैं आप, डायमंड, इसमें भी चमक होती है। ऑब्वियसली बहुत चमक रहती है इसमें, इसके लिए लोग इसको मतलब हीरा है सदा के लिए, ऐसा जनरली बोलते।
सबसे ज़्यादा मैटर करता बहुत से लोगों को ये तो, मतलब प्रीशियस स्टोन है बहुत। तो नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, मतलब जनरली ऐसा नहीं क्या सर कैसा है तुम्हारा, हीरे जैसा, ऐसा बोलते बहुत से लोग। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, दे डोंट हैव शाइन, एक्सेप्शनल केस आयोडीन, नॉन मेटल, और सॉरी आयोडीन एंड डायमंड, ये दोनों नॉन मेटल्स है जिसमें क्या है, चमक है, चमक। ठीक है, चलो ये हो गया अपीयरेंस के रिलेटेड। अपीयरेंस के बाद में हम इसकी बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट पॉइंट जो समझेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में, वही आपको स्टेट कैसा है, कलर है या नहीं, ये सब चीज़ों के बारे में लिखना होता है। नेक्स्ट जो है दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसके साथ में आप थर्मल कंडक्टिविटी भी जोड़ सकते, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी दोनों साथ में लिख देता मैं, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी क्या रहेंगी? इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी में हम ऐसा बोलेंगे कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलेंगे हम? नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कि ऐसा कोई एक्सेप्शनल केस दिख लेते इसका। एक्सेप्शनल केस में आपको अगर सपोज पूछा जाए कि नेम अ नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम ऐसे बोलेंगे कि जो ग्राफाइट है, ग्राफाइट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसके एम्प्टी ऑर्बिटल में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब अभी आपको नहीं समझेगा, सिर्फ ध्यान रखना है आपको कि ग्राफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्राफाइट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ग्राफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहने की वजह से इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक्सेप्शनल केस में हम बोलेंगे ग्राफाइट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको, नेम अ नॉन मेटल विच इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। क्या क्वेश्चन आएगा आपको कि नेम अ नॉन मेटल विच इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स आर कंडक्टिंग मटेरियल्स, जो इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह में कैथोड और एनोड होते हैं उसको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। तो ये जो कंडक्टिंग मटेरियल है ये बनाने के लिए ग्राफाइट यूज होता है। तो ग्राफाइट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ग्राफाइट का तो यूज एक्चुअल में प्रिंटर, इंक वगैरह बहुत सारी चीज़ों में बनाने में है, बट हम ऐसा बोलेंगे कि अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ग्राफाइट जो है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। क्यों? क्योंकि हम अभी थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एज वी आर डिस्कसिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए एक्सेप्शनल केस हमारा ग्राफाइट है। थर्मल कंडक्टिविटी के लिए भी एक्सेप्शनल केस हमारा डायमंड है। डायमंड इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो आप लिख लो इसमें एक्सेप्शनल केस में पहला वाला ग्राफाइट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड जो पार्ट आपको लिखना है वो ये, सेकेंड पॉइंट जो एक्सेप्शनल केस में लिखना है, डायमंड इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इतना पॉइंट लिख के रखो। ठीक है, चलो अब इसके बाद में उसका नेचर देखेंगे कि डक्टाइल है या मेलिएबल है। मिटा दो ये वाला। ओके, चलो आगे। नेक्स्ट वाला जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम ऐसा बोलेंगे, लिखो आप, चलो मैं डिक्टेट करता हूँ। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी लिखो, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। दे आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल मतलब क्या कि इनको आप थीन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी थीन शीट में कन्वर्ट करना मतलब हमने मेलिएबिलिटी बोले थे, और ड्रॉन इनटू वायर्स को डक्टिलिटी बोले थे। तो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल, इसको आप शीट्स और वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर नॉन मेटल्स क्या रहते? नॉन मेटल्स के 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और उसमें से सिर्फ सॉलिड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ओनली सॉलिड नॉन मेटल्स,
ओनली सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। ओनली सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। लिखो, ओनली सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर, ठीक है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। ओनली सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। उसको हम ब्रिटलनेस बोलेंगे। अब सबसे पहले बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ब्रिटल का मतलब क्या। अब बेसिकली ब्रिटल का मतलब है, सपोज यू हैव अ सॉलिड एंड यू हैमर इट। आप उसको हैमर कर रहे हो। हैमर मतलब यू आर स्ट्राइकिंग इट हार्ड, ठीक है। तो जब उसको हैमर आप करेंगे तो हैमर करने के बाद क्या होगा, इट विल क्रैक इनटू पीसेस, ठीक है। जब आपका सॉलिड हैमरिंग के बाद पीसेस में चूरे चूरे में क्रैक हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज ब्रिटल, ठीक है। तो ब्रिटल का पॉइंट लिख के रखो, सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर उसके बाद में हम देखेंगे हार्डनेस टॉपिक लिख के रखो। हार्डनेस में लिखना है कि आपके जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर और दे आर नॉट दैट हार्ड लाइक दैट ऑफ मेटल्स। मेटल्स के कंपैरिजन में नॉन मेटल्स जो है ये सॉफ्ट होते हैं, ये इतने ज़्यादा हार्ड नहीं रहेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। तो ये नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल, सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ऑब्वियसली क्योंकि सॉलिड को ही आप मार सकते हैं, हवा को तो मार नहीं सकेंगे आप। तो सीधी बात है, हम क्या बोलेंगे कि ऐसे जो हमारे सब्सटेंसेज है नॉन मेटल्स, ये सॉलिड नॉन मेटल्स ब्रिटल है और ये सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट। फिर उसके बाद में सॉफ्ट मतलब ऐसा टेडी बेयर जैसा सॉफ्ट रहेगा, हर बार ऐसा नहीं है। सिंपल सा पॉइंट ऐसा कि ऐसा कंसिडर करेंगे हम कि उसमें हार्डनेस कंपेयर अगर आपने करे विद रिस्पेक्ट टू मेटल्स तो उसकी हार्डनेस थोड़ी कम रहेगी। अब इसमें भी कोई एक्सेप्शनल केस है क्या? यस, हम ऐसा बोलेंगे कि डायमंड इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विच इज हार्ड इन नेचर, बेसिकली इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल नोन, ऐसा आप लिख सकते हैं। लिखो चलो जल्दी से। एक्सेप्शनल केस में लिखो, डायमंड इज एक्सेप्शनली हार्ड। डायमंड इज एक्सेप्शनली हार्ड, नॉन मेटल है और ये एक्सेप्शनली हार्ड है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिख के रखना है, ठीक है। ये हो गया हमारे रिलेटेड टू हार्डनेस। अब उसके बाद में और कौन सा पॉइंट बोल सकते हैं हम, हमारे थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, देन हार्डनेस के बारे में हो गया। ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में लिखो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल्स is comparatively less as compared to metals। मेटल्स के कंपैरिजन में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल्स का कम रहेगा। तो आपके पास में कोई ऐसा नॉन मेटल है क्या जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है? यस, वी हैव अ नॉन मेटल विच इज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड दैट नॉन मेटल इज कौन सा? हमारा जो नॉन मेटल है उसका जो नाम है वो है डायमंड। तो डायमंड के बहुत सारे एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। तो डायमंड एज मेनी एक्सेप्शनल, मतलब बहुत सारे एक्सेप्शनल केस में डायमंड आएगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा किसका? डायमंड का। फिर उसके बाद में हम डेंसिटी भी कंसिडर कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ नॉन मेटल्स इज कंपेरेटिवली लेस एज कंपेयर टू मेटल्स। मेटल्स के कंपेरिजन में नॉन मेटल्स की डेंसिटी भी कम है, ठीक है। ये जनरल से पॉइंट है हमारे रिलेटेड टू नॉन मेटल्स। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गए, ठीक है। तो उसमें हम बोलेंगे दे आर नॉन लस्टरस, उनमें शाइन वगैरह नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमने जो मेटल्स में डिस्कस करे थे वैसे ही हमने किस में डिस्कस कर लिए? नॉन मेटल्स में। अब आपको एक काम दे रहा हूँ, ये आपको करना ही है कोई भी हाल में, ठीक है। देखो जनरली क्वेश्चंस आते हैं दो बेसिस पे, राइट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स पे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट में आपको ये बोला जाता है, राइट डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। और सेकेंड आपको बोला जाता है, राइट डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आप डिफरेंस मेटल और नॉन मेटल में दो बेसिस पे कर सकते हो,
एक उनके बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी पे और एक उनके बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी पे। जनरली जो मैंने देखा है बहुत सारे आंसर शीट में वो ये कि जब फिजिकल प्रॉपर्टी पूछा जाता है बच्चे केमिकल प्रॉपर्टी लिखते, और केमिकल प्रॉपर्टी जब पूछा जाता है बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टी लिखते। तो मैंने बोलते बहुत अच्छा गया पेपर सर, पर मार्क नहीं मिले। तो मार्क नहीं मिलने का रीज़न भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो कि जब भी आपको डिफरेंस लिखना है तो सबसे पहले तो हेडिंग या शीर्षक जो क्वेश्चन में वो पढ़ो। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते बच्चे, क्वेश्चन आपको पढ़ना है। क्वेश्चन में देखना है कि फिजिकल प्रॉपर्टी है या कौन सी प्रॉपर्टी केमिकल, ठीक है। अभी आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टी सीखे, तो आपका ये काम रहेगा, यू विल हैव टू राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। 5 पॉइंट आप लिखो, ठीक है। और ये आपके नोट्स में आपने आफ्टर राइटिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखना है, डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। रीड मेटल्स फिजिकल प्रॉपर्टी एंड नॉन मेटल्स फिजिकल प्रॉपर्टी केयरफुली and write the difference between them and write difference between them, ठीक है। चलो, see you in your next video lecture। तब तक के लिए stay home, stay safe, जय हिंद।